नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि कैसे जो है अनुच्छेद 14 में 14 तक मौलिक अधिकारों को कैसे मिलता है। अब आइए अनुच्छेद 15 से देखते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या क्या है। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, उसको धर्म, वो चाहे किसी धर्म का हो, मूल वंश का हो, जाति का हो, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी प्रतिषेध नहीं किया जा सकता, उसको कहीं जाने आने से नहीं रोका जा सकता। फिर अनुच्छेद 15 ये कहता है कि 15(1) कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ, यानी राज्य के द्वारा जो नागरिक हैं, राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी राज्य भी जो है नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा जन्म और अन्य आधारों पे, परंतु अन्य आधारों पे भेदभाव कर सकता है। अन्य आधार क्या क्या है कि अनुच्छेद 15(2) में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान अथवा इसके आधार पर दुकानों अथवा सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इसके साथ ही उन्हें पूर्णतः अथवा अंशतः राज्य द्वारा पोषित अथवा साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों, सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग से न तो प्रतिबंधित किया जाएगा और न ही उन पर कोई निर्योग्यता, दायित्व, प्रतिबंध अथवा शर्त आरोपित की जाएगी। अनुच्छेद 15(3) कहता है कि राज्य के द्वारा महिला एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान और समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है। मतलब राज्य अगर किसी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान लाती है, जैसे जो है महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को स्कूल कॉलेजों में फीस में जो है छूट मिलता है, हर जगह ऐसे ही छूट मिलता है, तो उस पर ये प्रावधान होगा तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। और अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि राज्य के द्वारा 15(4) में कहा गया है कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान के लिए किए गए उपायों, यानी जो भी उपाय किए गए हैं, समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। यानी जो लोग पिछड़े हैं अपने क्षेत्र में, जिनका विकास भारत के विकासशील मार्ग पे अभी वो प्रशस्त नहीं हो पाए हैं, उनको विकास के नई धारा में लाने के लिए सरकार इनको आरक्षण प्रदान करेगी, इनको विशेष प्रावधान देगी, इनके लिए मकान, रोड, लाइट की व्यवस्था कराएगी। ये सब जो है अनुच्छेद जो है 15(3) के तहत है, और न ही अनुच्छेद 29(2) का ये विरुद्ध भी करेगा। चंपारण दोराईजन बनाम मद्रास राज्य के वाद में निर्णय हुआ कि अनुच्छेद 15(4) का संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी 15(4) को जो है चंपकम दोराईजन मामले में जोड़ा गया था। फिर 15(5) को जो है यह अनुच्छेद 2005 में 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसे मंडल 2 भी कहा गया, तो जो है मंडल 2 कहा गया इसको। और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए, यानी अभी भी जनजाति और इन लोगों के उत्थान के लिए जो है सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और निजी शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण प्रदान किए जाएंगे, परंतु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। यानी जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है उन पर लागू नहीं होगा। फिर है कि अनुच्छेद 15(6) कहता है कि 15(6) में ऐसी कोई भी बात अथवा अनुच्छेद 19 का उपखंड 6 अथवा 29 का 2 राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े EWS की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा। मतलब EWS जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए नए कानून उपबंध बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। उनके विकास के लिए, विकास के मुख्य धारा में सब लोग आते हैं, तो
इसमें ईडब्ल्यूएस का भी प्रावधान दिया गया है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की स्थापना की गई। और क्रीमी लेयर, आइए देख लेते हैं क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर हमारे संविधान में ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ये क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया। तो पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तब तक है, आइए देखते हैं। पहला दिया गया है कि संविधान पद धारण करने वाले व्यक्ति, यानी किसको किसको नहीं दिया जाएगा क्रीमी लेयर। तो संविधान पद धारण करने वाले व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि। फिर वर्ग ए या ग्रुप ए तथा ग्रुप बी की सेवा में क्लास 2 अधिकारी जो केंद्रीय या राज्य की सेवाओं में है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालय आदि में पदस्थ समक्ष अधिकारी आदि। यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। यानी जो बड़े अधिकारी हैं उनको, उनके बच्चों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी, या नौसेना में, वायुसेना एवं अर्धसैनिक बलों में सामान्य रैंक का अधिकारी, डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर। और 5वां है व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे हैं उनको भी क्रीमी लेयर का जो है फायदा नहीं मिलेगा। फिर आइए देखते हैं इसके अगले क्या दिया गया है प्रावधान। तो शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, यानी जिन लोगों के पास शहर क्षेत्र में भवन है तथा जिनके पास निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि है, यानी जिनके पास अधिक कृषि भूमि भी है, निश्चित सीमा एक दी गई होती है उससे अधिक कृषि भूमि है। और जिन लोगों के पास सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है, जिनके पास सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है, जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक संपत्ति है 1993 में, जबकि मलाईदार पर यानी क्रीमी लेयर हदबंदी लागू की गई, यह 1 लाख थी। 2004 में इसको बढ़ा कर 2.5 लाख कर दिया गया, 2008 में 4.5 से 6 लाख एवं 2013 में 6 लाख रुपए कर दिया गया। अनुच्छेद 16, आइए अब अनुच्छेद 16 देखते हैं। क्रीमी लेयर हमने देख लिया, अब यहाँ से अनुच्छेद 16 स्टार्ट होता है। तो अनुच्छेद 16 की बात कर ले तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी जितनी भी सरकारी नौकरी हो गई उसमें जो है सबका अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट करे, भाग ले और अपना जो है सामर्थ्य के अनुसार अपनी नौकरी पाए। तो अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्त एवं रोजगार के अवसर की समानता होगी। यानी अनुच्छेद 16(2) कहता है कि राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार के में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति लगने वाले प्रतिबंध विधि के समक्ष समान संरक्षण का प्रभाव है। अनुच्छेद 16(3) में कहा गया है कि संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संसद ऐसी विधि बना सकती है जिसके द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी राज्य के जो स्थानीय निवासी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे उत्तराखंड में आप अदर स्टेट का जो है फॉर्म अगर आएगा तो आप नहीं डाल सकते हैं, ऐसे ही देखिए दिया है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। त्रिपुरा में भी ऐसा प्रावधान है और ऐसे ऐसे राज्यों में प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 6(4) कहता है 16(4) कि नागरिकों को किन्हीं पिछड़े वर्गों को, यानी नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो। मतलब
अगर कम है, जैसे आरक्षण तब दिया जाता है जिनका प्रतिनिधित्व तो कम होता है, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करती है सरकार, राज्य करती है। इसके अपर्याप्त शब्द का आशय जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर है, यानी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है इसके आधार पर जो है समझा जाएगा। पहली बार प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया था, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो है ओबीसी के लिए आरक्षण लाया था पहली बार। उसके बाद जो है आइए देखते हैं, और इंदिरा साहनी बनाम संघवाद यानी मंडलवाद में आइए देखते हैं क्या होता है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कहा कि संविधान में आरक्षण का आधार सामाजिक है, आर्थिक नहीं। इसलिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा दिए गए 10% आरक्षण को अवैध करार दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत सरकार में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो आज भी लागू है। इसके लिए न्यायालय ने अनुच्छेद 335 का संदर्भ दिया, जिसमें यह उल्लेखित है कि अनुसूचित जाति जनजातियों को आरक्षण प्रदान करते समय सरकारी सेवाओं की कुशलता को प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पिछड़ी जातियों में सम्मिलित लोग, पिछड़ी जाति में जो लोग सम्मिलित हैं सभी लोग पिछड़ी जाति में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इन जातियों के कुछ लोग सामाजिक शैक्षणिक उत्थान हो चुका है, यानी कुछ लोग जो हैं उनका सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान हो चुका है। इन्हीं की लोकप्रिय रूप में क्रीमी लेयर का नाम दिया गया, यानी इसी को क्रीमी लेयर कहा गया। उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर को पहचान के लिए एक आयोग का गठन भी किया था। 85वें संविधान संशोधन 2002 में द्वारा अनुच्छेद 16/4 में परिणामी वरिष्ठता यानी कॉन्स्टिट्यूशनली सीनियरिटीज़ की संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति जनजातियों की वरिष्ठता निर्धारण पदोन्नति की तिथि से ही माना जाएगा, न कि नियुक्ति की तिथि से। फिर अनुच्छेद 16 में कहा गया कि 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा खाली पड़ी बैकलॉग रिक्तियों के लिए 50% की सीमा को हटाकर बैकलॉग सीटों का 100% आरक्षित किया जा सकता है। अनुच्छेद 16(5) में किसी भी धार्मिक संस्थाओं द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े लोगों की प्राथमिकता, यानी मंदिर में ब्राह्मण रहेंगे, चर्च में पादरी और अन्य धार्मिक स्थानों पे भी यही होगा। और अनुच्छेद 16(6) में, इस अनुच्छेद में कोई भी बात राज्य के नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति अथवा पद की आरक्षण हेतु उपबंध करने से नहीं रोकेगा। यह आरक्षण पहले से दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त 10% होगा, यानी पहले के आरक्षण से अतिरिक्त ये 10% होगा। फिर अनुच्छेद 17 देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत जिसको बोलते हैं। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत अस्पृश्यता छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, परंतु संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है। इसकी प्रकृति क्या है? अनुच्छेद 17 एक निरक्षेप यानी एब्सोल्यूट अधिकार है। संसद ने विधि के निर्माण करके इसे लागू किया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, आइए देखते हैं। तो पहला है कि राज्य द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु शैक्षणिक और सैन्य उपाधियाँ दी जा सकती हैं। कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, वह राष्ट्रपति के बिना सहमति की उपाधि विदेशी राज्य से नहीं लेगा। विवाद क्या है? वर्ष 1954 में विवाद, आइए देखते हैं क्या है। वर्ष 1954 में जब भारत सरकार ने भारत
एवं पद्म पुरस्कारों को प्रारंभ किया, तब अनुच्छेद 18 का उल्लंघन मानते हुए बालाजी राघवन ने न्यायालय में याचिका दायर की। बालाजी राघवन ने सुप्रीम कोर्ट ने उपाधि और पुरस्कारों में अंतर करते हुए कहा कि भारत रत्न पद्म पुरस्कार उपाधि नहीं बल्कि सम्मान है, अतः केंद्र सरकार द्वारा ऐसे सम्मान देना संवैधानिक है। समानता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान न किया जाए, परंतु इन पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति द्वारा इन पुरस्कारों का प्रयोग अपने नाम के साथ नहीं किया जा सकता है। मतलब वो अपने नाम के आगे नहीं लिखाएंगे कि पद्मश्री और फिर उनका नाम होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसी वाद में कहा गया कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद, आइए अब स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक देखते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता है, वो सभी मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसको अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जो मौलिक अधिकारों का मेरुदंड है, यानी रीढ़ की हड्डी है। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। आइए देखते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकार मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है, यह सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसमें स्पष्टतः 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार हैं। अनुच्छेद 19(1) में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम जैसे बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्रकारी आदि द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना। इस प्रकार इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति के माध्यम से सभी माध्यम शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया है। इसमें है पहला शांति का अधिकार, तीसरा है प्रेस की स्वतंत्रता, चौथा है व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार और अपने किसी अन्य विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रसारित न करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अधिकार नहीं है, इसीलिए सब लोग अपना मत यूट्यूब या अन्य माध्यमों से रखते हैं। और राज्य, दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार। और 8वां है सरकारी गतिविधियों का सूचना का अधिकार, सूचना का भी अधिकार इसमें शामिल है। फिर है कि किसी भी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई भी अखबार अगर सरकार के विरुद्ध छापती है तो उसे सरकार तत्काल बंद नहीं कर सकती है। फिर 10वां है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, यानी प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया जा सकता है, लेकिन हड़ताल का अधिकार भारत में लीगल नहीं है। जो लोग हड़ताल करते हैं, बैंकें बार बार हड़ताल पे बैठती हैं, तो ये उनका लीगल राइट नहीं है। ये वो अपने मन मर्जी से बैठते हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार जब चाहे उन पे एक्शन ले सकती है। अनुच्छेद 19(2) द्वारा युक्ति निर्बंधन। आइए देखते हैं। तो राज्य जो है वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित है, 8 आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो आइए देखते हैं राज्य किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगाएगा। तो पहला है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा के अगर विरुद्ध आप कोई भी कार्य करेंगे तो उस पर राज्य आपके प्रति प्रतिबंध लगाएगा। विदेशी राज्यों के साथ संबंध बिगड़ेगा तब भी प्रतिबंध लगा, लोक व्यवस्था बिगड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शिष्टाचार एवं सदाचार के मामले में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अपराधों के उद्दीपन और प्रेरणा के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और मानहानि के केस में भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर है कि अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(b) क्या कहता है कि शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार देता है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर, आइए आगे का देखते हैं, सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है।
यह व्यवस्था हिंसा व्यवस्था और सामाजिक संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। यह अधिकार, इसका अधिकार हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। इसमें मतलब अधिकार में, इन अधिकारों में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। अनुच्छेद 19(3) द्वारा युक्ति निर्बंधन, अनुच्छेद 19(3) द्वारा युक्ति निर्बंधन है। राष्ट्र की एकता अखंडता के आधार पर अर्थात कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के आधार पर राज्य अधिकार का पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 19(1) का सी कहता है कि समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता है तथा 97वें संविधान संशोधन के बाद इसमें सहकारी समिति के निर्माण की भी स्वतंत्रता दी गई है। फिर अनुच्छेद जो है 19(4) द्वारा युक्ति निर्बंधन क्या है कि देश की एकता और अखंडता को लोक व्यवस्था और सदाचार में शामिल किया जाएगा। अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में अबाध आवागमन का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) में है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है, जिससे सभी लोग भारत के किसी भी राज्य में जो है अपना मकान ले सकते हैं। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 19(5) द्वारा अनुच्छेद 19(1) और तथा 19(1) सब क्लॉज ई पर युक्ति निर्बंधन साधारण जनता के हितों अथवा किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए आधार पर प्रतिबंध। 19(1) में है संपत्ति का अधिकार। इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 19(1) में है कि कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार, मतलब कोई भी अपने जीवन यापन के लिए व्यवसाय कर सकता है, लेकिन उससे देश की एकता अखंडता या फिर किसी भी प्रकार का किसी के स्वास्थ्य पे खतरा नहीं, यानी आप नशीली पदार्थों का या किसी हानिकारक चीज़ों का व्यापार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(6) में युक्ति निर्बंधन सरकार के लिए विधि द्वारा न्यूनतम तकनीकी योग्यता का निर्धारण कर सकती है तथा किसी उद्योग के संचालन में निजी व्यक्तियों पर प्रतिबंध कर सकती है, उदाहरण रेलवे, परमाणु ऊर्जा आदि। तो आपने देखा कि कैसे सरकार जो है हमको कहीं भी आने जाने से किसी को हम नहीं रोक सकते, ये अनुच्छेद 15 में है। फिर ऐसे ही करके सारे अनुच्छेदों को हमने देख लिया। अब कल अनुच्छेद 20 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।